जिसे नई दिल्ली डिक्लेरेशन कहा जा रहा है, उससे कुछ बड़ी बातें निकलती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोविड और रूस यूक्रेन की जंग के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाकई बन रहा है, तो उसमें सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर कंसेंसस बनाने की दिशा में भारत उभर रहा है। सोचिए आप, रूस, इसी के साथ चीन, ईरान, ऐसे तमाम देश एक तरफ, दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूके, उन तमाम देशों के बीच एक ऐसी स्थिति बनाना कि बातचीत हो पाए, एक आउटकम रिपोर्ट, एक कंसेंसस बने। और हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत का दम इसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आप सिलसिलेवार ढंग से देखें, अब तक की जितने भी G20 समिट्स हुए हैं, अर्जेंटीना में 2018 से लेकर उसके बाद जापान में 2019 और उसके बाद से 2020 में सऊदी अरब में, इटली में 21 में, 2022 में, इससे पहले इंडोनेशिया में और फिर अब भारत में, सबसे ज्यादा आउटकम रिपोर्ट्स लाइन ऑफ एफर्ट में 73, फार अबव इससे पहले जितने भी G20 समिट्स हुए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भारत ने कुल, अगर आप देखें तो 112 आउटकम रिपोर्ट्स का होना, यह अपने आप में बताता है कि हमने किस तरह से लोगों में सहमति बनाने में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। आज भारत में विश्व का ट्रस्ट दिखता है। देखिए, अगर इन तमाम मुल्कों में और रूस यूक्रेन जंग के बाद पोलराइजेशन हुआ है, एक देश उसके खिलाफ है, रूस के खिलाफ, कुछ देश उसके पक्ष में है, तो फिर इस पोलराइजेशन के बीचों बीच क्या एक देश है कोई जिस पर सब भरोसा कर रहे हैं? उस रिक्त जगह में भारत अपने आप को फिट कर रहा है। उस पजल में सबसे बड़ी कड़ी इन देशों को जोड़ने वाला भारत बन रहा है और इसीलिए ये बड़ी बात कही जा रही है आज जो सहमति बनाई गई है। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी होगी कि कैसे आज इस सहमति पत्र को हम आपके लिए सरल बनाएं, आप समझ पाएं कि आज अमेरिका से लेकर फ्रांस, ये तमाम मुल्क कैसे भारत की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। सज्जनहार साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करते हुए सबसे पहले ये जो मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात हो रही है या ग्लोबल बायोफ्यूल्स जो अलायंस बना है, एथेनॉल को मिक्स करने की बात पेट्रोल में, हम वर्ल्ड लीडर्स बन रहे हैं नए ट्रेंड सेट करने में। इस सहमति को आप कितना बड़ा देखते हैं? रूस, चीन, जाहिर तौर पर जब जंग का जिक्र हुआ होगा तो खलबली उन दोनों को हुई होगी। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपने बहुत ये महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स उठाए हैं एक ग्लोबल फ्यूल अलायंस का। मैं कहूंगा जब क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं तो भारत इसमें पूरी तरीके से नेतृत्व दिखा रहा है। हमने देखा है 2015 में पेरिस में भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया था। उसके बाद हमने कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और आज बायोफ्यूल अलायंस। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी पेरिस G20 में जो अपनी पेरिस कमिटमेंट्स पूरी कर रहा है। दूसरा, आपने अंजना जी जिक्र किया है ये जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर है मिडिल ईस्ट में, मैं समझता हूं ये न केवल एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है परंतु इसका महत्व जियो स्ट्रेटेजिक है, जियो पॉलिटिकल है। बस दो शब्द में मैं ये कहूंगा, जो चीन का वहां पर दबदबा बहुत बढ़ रहा है। हमने देखा है चीन और ईरान के बीच में जो संधि हुई है, संबंध बढ़े हैं। चीन और सऊदी अरेबिया के बीच में, चीन ने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो सुलह कराई है उससे चीन का जो कद है बहुत बड़ा है। लोग कह रहे थे जो अमेरिका वहां से विड्रॉ कर रहा है, परंतु ये वाला जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर है जिसमें भारत है, अमेरिका है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, उसने बता दिया है जो ये सभी जो देश हैं इन्होंने अपनी नजर इसके ऊपर से नहीं हटाई है। आखिरी बात मैं बस यही कहूंगा, देखिए बाली में भी जब फाइनल डिक्लेरेशन हुआ था अंजना जी, जो कंसेंसस बिल्डर था वो भारत था। भारत के प्रधानमंत्री का जो कहना था दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, उसको लेकर वहां पर वो डिक्लेरेशन में सबकी सर्वसम्मति से वहां पर अग्रीमेंट हुई थी। आज भी भारत ने ये कर दिखाया है, पूरी दुनिया कह रही थी जो ये अग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है, रूस और यूक्रेन का मुद्दा बहुत ही डिवाइसिव है। भारत ने जो एक असंभव बात थी उसको हमने संभव कर दिखाया है। इससे भारत का, भारत के प्रधानमंत्री का जो कद है पूरी दुनिया में, लीडरशिप जो है, नेतृत्व है, वो बहुत आगे चला है। चीन की मौजूदगी के बावजूद, रूस की मौजूदगी के बाद
संजय बेस्टन साहब, जब हम इस तरह का एक डिक्लेरेशन लेकर आते हैं, उस पर भी आप बात कीजिएगा, चीन को कैसे उसकी जगह इसके जरिए दिखाई जाती है। दूसरा मुद्दा, ये हमेशा माना जाता है विकासशील देश है, ये क्या स्वच्छ ऊर्जा की बात करेंगे, ये क्या बायोफ्यूल्स की बात करेंगे, ये क्या क्लाइमेटिक चेंजेस की बात करेंगे, लेकिन हम उसमें भी एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। अंजुरा, बिल्कुल पहली बात देखिए, ये जो G20 समिट हुई है, इसमें हिंदुस्तान ने एक विजन दिया है और वो विजन था वन अर्थ, वन पीपल, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये एक विजन दिया था जिसको कंसेप्ट में बोलूँगा। और दूसरी चीज़ है जो हमने एक रोल प्ले किया है वो किंग मेकर का किया है। इतने कंट्रीज़ को, डेवलपिंग नेशंस को और इमर्जिंग डेवलपिंग नेशंस को एक ग्रिड पे लाना, कंसेंसस कराना, जैसे अभी एम्बेसडर जी ने भी बोला, जो बाली में भी हमने बहुत वो रोल प्ले किया था बाली डिक्लेरेशन में। तो ये साफ जाहिर है कि हमने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है और इससे हमारी छवि बढ़ गई है। और खासकर जो चीन है, चीन को काफ़ी ये बैकग्राउंड में ये रेलीगेट हो जाता है। उनका इरादा था, खासकर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का, कि अगर वो अटेंड नहीं करेंगे तो ये जो G20 सम्मेलन हो रहा है और प्रेसिडेंट पुतिन भी नहीं होंगे कि तो दो विश्व के इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं वो नहीं होंगे, तो शायद इंडिया का जो रोल है काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा। बल्कि ये उल्टा हुआ है, उनके प्रेजेंस के बावजूद बिल्कुल ये हमने एक डिसीजन लिया है किंग मेकर का, सबको कंसेंसस लेके आए हैं। और खासकर जो हमारी ये टीम प्राइम मिनिस्टर ने चुनी थी, शेरपा और हमारे जितने मिनिस्टर्स हैं, इस पे सारे मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे इन्वॉल्व और कुछ यंग लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे। उन्होंने बेहतरीन काम करके विश्व को दिखा दिया है कि इंडिया की जो ग्लोबल लीडरशिप है, जो नॉर्थ साउथ गैप हमने ब्रिज कर दिया है और खास करके लिए जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हमने दिखाया है, उससे काफ़ी हमें एडवांटेज हुआ है। और चीन को अभी ये सब जो देख रहे होंगे, खासकर उनके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उनको काफ़ी खराब लग रहा होगा कि एक्चुअली वी हैव वन दी, जिसको मैं हिंदी में बोलूं, हमने बाजी जीत ली है। हमने बाजी जीत ली है और इसीलिए हम बाजीगर बन के उभरे हैं इस G20 समिट में। देखिए, अगर चीन खास तौर पर, क्योंकि रूस की तरफ से तो व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी, उनकी कई मजबूरियां हैं जंग की वजह से, लेकिन चीन ने जो चाल चलने की कोशिश की थी उसकी ऐसी काट हमने सामने रख दी है। उनकी ये कोशिश थी कि जो पोलराइजेशन हुआ है, जो खाई बनी है, वो और भी गहराए, क्योंकि अगर उनकी मौजूदगी नहीं रहेगी, ली कियांग उनकी तरफ से टांग अड़ाएंगे हर चीज पर। वसुधैव कुटुंबकम जब हम लिख रहे थे तब उन्होंने टांग अड़ाया था कि आप एक अलग भाषा को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें, लेकिन इन सब के बावजूद ये हुआ है। और ये जो G20 डिक्लेरेशन है, दिल्ली डिक्लेरेशन, उसके हाइलाइट्स में जंग को लेकर यूक्रेन पर क्या कहा गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कंसर्निंग वॉर इन यूक्रेन, ये कहा गया है कि जितने भी देश हैं वो UN चार्टर के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके साथ मिलकर काम करें, उसके अकॉर्डेंस में काम करें। जो पहली बात यूक्रेन की जंग पर कही गई है वो यही है, कंसर्निंग वॉर इन यूक्रेन, all states must act in consistency with purpose and principles of UN Charter in its entirety। तो UN Charter पहले से ये बताता है कि इस तरह की स्थिति में क्या होना चाहिए। इसी के साथ जो दूसरी बड़ी बात है वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जब भी है पीसफुल होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से। दो देशों के बीच में आपसी मतभेद हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, टकराव हो, ये मुमकिन है, लेकिन यूक्रेन युद्ध पर चिंता की बात की गई है। साथ ही कहा गया है शांतिपूर्ण उसका हल ढूंढना जरूरी है, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कीजिए, कूटनीति का। डायलॉग क्रिटिकल है, यानी आपसी बातचीत के बिना मुमकिन ही नहीं है कि आप हल ढूंढें, तो शांतिपूर्ण हल ढूंढना पड़ेगा। टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर, कंक्लूडिंग रिमार्क। आज का युग युद्ध के लिए नहीं हो सकता है। परमाणु हथियारों को भी लेकर कहा गया है कि वो कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बीच में अगर आपको याद हो, इस युद्ध के मद्देनजर जब पोलराइजेशन हो रहा था, कई लोगों के मन में आशंकाएं आ रही थी कि परमाणु युद्ध की स्थिति ना पैदा हो जाए। ऐसे में आज का युग युद्ध का युग नहीं है, ये साफ इसमें कहा गया है। ये वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है।